तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक जिसे मैं कॉपी पेस्ट लिए प्रेजेंट नहीं था करना चाहता क्योंकि ये काफ़ी इजी है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात कोई नहीं है। वो कहता है ब्रिजेस इन द नल कंडीशन। नल कंडीशन में ब्रिजेस का क्या हाल होता है। द नल कंडीशन इन अ वेट स्टोन ब्रिज एग्जिस्ट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज ई नॉट इज़ ज़ीरो। यानी कि ये कंडीशन उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब हमारी आउटपुट ई नॉट जो है ज़ीरो आ रही हो। यानी कि हमारा जो मीटर है जो हमने सेंटर में लगाया था, ये देखें मैं आपको मीटर की शेप दिखाता हूँ। ये जो हमने सेंटर में मीटर लगाया था, हाँ, ये हमें ज़ीरो आउटपुट दे रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है जी। देखें, ये हमारे पास इक्वेशन थी ई नाट की, आपको पता हमने ये सारी वैल्यू लाई थी। तो उस कंडीशन में वो कहता है आपका ये जो आंसर आया था ना, ये भी डायरेक्ट जीरो के इक्वल होता है। यानी कि आपकी I5 भी जीरो के इक्वल होती है। यानी कि कोई ना कोई भी करंट उसमें से पास ही नहीं कर रही होगी, इसी वजह से आपका एमीटर जीरो दिखा रहा है। यानी कि I5 इज इक्वल टू जीरो। तो I5 की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की सारी जो इक्वेशन हमने क्रिएट की थी इज इक्वल टू जीरो रख दिया उसे। अब देखें, ये सारे का सारा पैरामीटर दूसरी जानिब जाके जीरो हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलेट हो जाएंगे। मतलब अंदर ये रह जाएगा, जब ये दूसरी जानिब जाएगा R4 वाला, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि नल कंडीशन में ई नॉट जीरो है, लिहाजा I5 जो है वो भी जीरो है। तो इसका मतलब I1 और I3 ये आपस में इक्वल है और I2 और I4 इक्वल है। उसकी वजह देखिएगा ज़रा, क्योंकि ये इसी वजह से मैंने शेप को ना ड्रा मतलब कि आपको वहाँ पे नहीं समझाया। देखो, I3 जब मतलब जब ये होगी नहीं, I5 वाली हमारे पास ओपन हो जाएगी टोटली, मतलब कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, बैलेंस हो चुकी है। इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट के दोनों तरफ बैलेंस हो गया और बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा I5 के नाम पे, ठीक है, ये ज़ीरो है। तो सारे यानी I3 नीचे से जितना करंट आया I3 सारे का सारा I1 की फॉर्म में फ्लो होके आगे चला गया। और यहाँ पे भी वही सीन है, I4 सारे का सारा करंट यहाँ से फ्लो होके ऊपर चला गया। इसी वजह से यहाँ पे नीचे लिखा गया है I1 इज इक्वल टू I3 और I2 इज इक्वल टू I4। तो लिहाजा इसी तरह से इनके वोल्टेजेस भी इक्वल होंगे, यानी I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 और I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो इन सब को नेसेसरली करने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ जी, देखो इसने पता क्या किया है स्टूडेंट्स। देखो R1 में से करंट फ्लो कर रहा था हमारा I1, तो वहां पे तो उसने I1 R1 लिखा है, लेकिन R3 में से I3 फ्लो कर रहा था। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा है कि I3 और I1 आपस में इक्वल है, तो वहां पे उसने I1 का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी उसने यही किया दूसरी तरफ कि R2 में से I2 फ्लो कर रहा था जबकि R4 में से I4 फ्लो कर रहा था। लेकिन उसने वहाँ पे भी यही अपना मतलब कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा दोनों में I2 करंट रख लिया। अब उसने पता क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 12 लिखी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 13 से डिवाइड करवा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड और राइट हैंड साइड डिवाइड। करंट्स आपस में इक्वल हो गई और हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये देखो R1 ओवर R3, R2 ओवर R4। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि बैलेंस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास R1 R2 ये दोनों फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, ये गिवन होती हैं, और R4 अननोन वैल्यू होती है, जबकि R3 हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है, यानी कि हम इसको वेरी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे ये आप एग्जांपल देख ही सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।